हम सब लोकसभा चुनावों की गहमागहमी को तो जानते ही हैं। हर 5 साल में पूरा देश उसी में डूब जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि सत्ता का जो असली संतुलन है और देश की लंबी दिशा तय करने की ताकत, वो अक्सर उस सदन में होती है जिसके लिए हम और आप सीधे वोट ही नहीं करते। आज हम भारतीय संसद के इसी दूसरे लेकिन शायद ज्यादा गहरे सदन यानी राज्यसभा कि उन छुपी हुई शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है उसका सार यही है कि राज्यसभा सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं बल्कि एक बेहद जरूरी हिस्सा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर भारत को एक ऐसे सदन की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, ये सवाल ही पूरी बहस का केंद्र है। हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके मन में ये बात बहुत साफ थी कि सिर्फ जनता की सीधी लहर पर चुना हुआ एक सदन यानी लोकसभा, वो कभी-कभी आप कह सकते हैं जल्दबाजी में या बहुमत के दबाव में ऐसे फैसले ले सकता है जो देश के लिए लंबे समय में शायद ठीक न हो। अच्छा, तो उन्हें एक दूसरे सदन की जरूरत महसूस हुई, एक ऐसा सदन जो इन फैसलों पर दोबारा विचार करे, उन्हें परखे और सबसे जरूरी राज्यों के हक की आवाज भी उठाए। इसीलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। बिल्कुल, राज्यों की परिषद। इसका मूल काम ही राज्यों का प्रतिनिधित्व करना है। और शायद इसी सोच से जुड़ा है इसका सबसे अनोखा पहलू, ये जो बात है कि यह एक स्थायी सदन है। मतलब लोकसभा तो हर 5 साल में भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा हमेशा चलती रहती है। ये थोड़ा समझने में अजीब लगता है। हाँ, पर यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब है कि भारत की संसद कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। सरकारें आती जाती हैं, लोकसभा भंग होती है, नई बनती है, लेकिन राज्यसभा एक निरंतरता, एक कॉन्टिन्यूटी बनाए रखती है। एक तरह का सेफ्टी वॉल्व। बिल्कुल, आप इसे भारतीय लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व समझ सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि देश में कभी भी एक राजनीतिक शून्य न पैदा हो। संविधान का अनुच्छेद 80 इसी स्थायी प्रकृति की नींव रखता है। तो ये जो कुल संख्या है 245, ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी कहती है। इसका बंटवारा कैसे होता है? ये संख्या कहाँ से आती है? इस 245 के आंकड़े को अगर हम तोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इसमें से 233 सदस्य वो हैं जो हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। और बाकी के 12? और बाकी के जो 12 सदस्य हैं वो सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वैसे ये भी जानना जरूरी है कि संविधान के हिसाब से ये संख्या 250 तक जा सकती है, लेकिन फिलहाल ये 245 पर तय है। ये जो 12 मनोनीत सदस्य हैं, ये व्यवस्था मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगी है। मतलब सिर्फ राजनेताओं से भरे सदन में अचानक आपको कोई मशहूर वैज्ञानिक दिख जाता है या कोई बड़ा कलाकार। इन्हें चुनने का आधार क्या है? ये हमारे संविधान की सबसे खूबसूरत व्यवस्थाओं में से एक है। सच में इसका मकसद ही यही था कि सदन की बहसों को सिर्फ राजनीतिक नजरिए से न देखा जाए, बल्कि उसमें देश के दूसरे क्षेत्रों की जो विशेषज्ञता है, जो एक्सपर्टीज है, वो भी शामिल हो। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं ये? राष्ट्रपति इन 12 लोगों को 4 खास क्षेत्रों से चुनते हैं: साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ असाधारण काम किया हो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये मनोनीत सदस्य असल में स्वतंत्र होते हैं या फिर वे उस सरकार के प्रति वफादार हो जाते हैं जिसने उन्हें मनोनीत किया है? मतलब क्या उनकी विशेषज्ञता पार्टी लाइन के आगे टिक पाती है? ये एक बहुत जायज सवाल है और इस पर अक्सर बहस भी होती है। सैद्धांतिक तौर पर तो उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वे दलीय राजनीति से ऊपर उठकर बात करें, अपने क्षेत्र और देश के हित में। और क्या ऐसा होता है? कई बार होता भी है। आप सोचिए, जब कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा जैसे जटिल मुद्दों पर बहस होती है तो जावेद अख्तर जैसे गीतकार की बात का वजन किसी भी राजनेता से ज्यादा हो सकता है। सही बात है, क्योंकि वो उस दुनिया को जीते हैं। बिल्कुल, यही इन मनोनीत सदस्यों की असली ताकत है। हाँ, ये जरूर है कि व्यवहार में कई बार वे राजनीतिक झुकाव दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी मौजूदगी ही सदन की चर्चा के स्तर को बहुत ऊपर उठा देती है। अच्छा, तो ये तो हुई मनोनीत सदस्यों की बात। अब उन 233 सदस्यों पर आते हैं जो चुनकर आते हैं। अगर हम उनके लिए वोट नहीं करते तो उन्हें चुनता कौन है? ये अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है लेकिन बहुत दिलचस्प है। इन सदस्यों को राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य यानी विधायक या MLAs चुनते हैं। ओह अच्छा, तो मतलब
जनता विधायकों को चुनती है और फिर वो विधायक अपने राज्य के लिए राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। और इसमें ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात होती है, उसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ जीत या हार वाला चुनाव नहीं है। यहाँ हर विधायक अपने पसंद के उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनाता है कि पहली पसंद ये, दूसरी वो। फिर एक खास गणितीय फॉर्मूले से ये पक्का किया जाता है कि विधानसभा में जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं, लगभग उसी अनुपात में उसे राज्यसभा में भी सीटें मिलें। अच्छा, तो इससे छोटी पार्टियों को भी मौका मिलता होगा? सही बात है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे छोटी पार्टियों की आवाज गुम नहीं होती और राज्य की विधानसभा की जो असली तस्वीर है वो राज्यसभा में भी झलकती है। और जाहिर है हर राज्य से बराबर सदस्य नहीं आते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका की तरह नहीं है जहां हर राज्य से 2 सीनेटर आते हैं, चाहे राज्य कितना भी बड़ा या छोटा हो। भारत में सीटों का बंटवारा राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से 31 सदस्य आते हैं, तो गोवा या सिक्किम जैसे छोटे राज्यों से सिर्फ 1-1। और ये सब कहीं लिखा हुआ है? हाँ, इसका पूरा ब्यौरा संविधान की 4थी अनुसूची में दिया गया है। अच्छा, तो चुनाव की प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन इस चुनाव में खड़ा कौन हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन जाए, जरूर कुछ शर्तें होंगी। हाँ बिल्कुल, इसके लिए कुछ बुनियादी योग्यताएं तय की गई हैं। पहली तो जाहिर है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो। और उम्र है, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 साल की उम्र एक तरह की परिपक्वता और अनुभव की उम्मीद को दर्शाती है। इसके अलावा उसे भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत होना चाहिए और वो किसी लाभ के पद पर न हो। यहाँ पर फिर वही स्थायी सदन वाली बात पर लौटते हैं। अगर सदन स्थायी है तो सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का कैसे होता है? ये गणित थोड़ा उलझा हुआ है। यही तो इस पूरी व्यवस्था का सबसे शानदार हिस्सा है। सदन कभी भंग नहीं होता, लेकिन सदस्य हमेशा के लिए नहीं रहते। होता यह है कि हर सदस्य का अपना व्यक्तिगत कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल में सदन के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह उतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा में हमेशा पुरानी और नई सरकार दोनों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। 1/3 सदस्य पुरानी सरकार के समय के हो सकते हैं, बाकी नई सरकार के। ये तो सत्ता के संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो रोटेशन या चक्रानुक्रम की व्यवस्था है, ये स्थिरता और बदलाव के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाती है। सदन में हमेशा अनुभवी सदस्य भी रहते हैं जो नए सदस्यों का मार्गदर्शन करते हैं और सदन की कार्यवाही की निरंतरता बनी रहती है। ये लोकसभा से बिल्कुल अलग है, जहां एक चुनाव में पूरी की पूरी सरकार और सारे सदस्य बदल सकते हैं। इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण सभा को चलाने के लिए कोई व्यवस्था तो होगी। इसकी कार्यवाही का संचालन कौन करता है? इसके लिए 2 मुख्य अधिकारी होते हैं। सबसे पहले है सभापति यानी चेयरमैन, और ये एक दिलचस्प व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनता है उसे अपने आप ही राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी मिल जाती है। तो मतलब वो सदन के सदस्य नहीं होते? नहीं, और ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि वो सदस्य नहीं होते इसलिए वे किसी भी मुद्दे पर पहली बार में वोट नहीं कर सकते। वे सिर्फ तब वोट करते हैं जब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। बिल्कुल, निर्णायक मत या कास्टिंग वोट। और अगर सभापति मौजूद ना हो तो? उस स्थिति के लिए उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से किसी एक को इस पद के लिए चुनती है और सभापति की गैर मौजूदगी में वे ही सदन की पूरी कार्यवाही का संचालन करते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। राज्यसभा की वो कौन सी खास शक्तियां हैं जो उसे लोकसभा से भी ज्यादा ताकतवर बना देती हैं? मैंने पढ़ा है कि कुछ मामलों में राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं। हाँ, संविधान ने राज्यसभा को 2 ऐसी अनोखी शक्तियां दी हैं जो लोकसभा के पास बिल्कुल नहीं है, और ये शक्तियां भारत के संघीय ढांचे यानी केंद्र राज्य संबंधों में राज्यसभा के महत्व को स्थापित करती हैं। पहली शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत। ये क्या है? यह सुनने में तो एक नंबर लगता है, पर इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि देश के हित में ये जरूरी है, तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बना सकती है। 1 मिनट,
ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। राज्य सूची के विषय तो सिर्फ राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसका मतलब है कि राज्यसभा चाहे तो केंद्र सरकार को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देने की इजाजत दे सकती है। बिल्कुल। सामान्य हालात में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन राष्ट्रीय हित के किसी असाधारण मामले में कानून बनाने की यह प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही शुरू कर सकती है, लोकसभा नहीं। यह राज्यसभा को राज्यों के संरक्षक की भूमिका देता है। और दूसरी विशेष शक्ति है अनुच्छेद 312 के तहत अगर देश में कोई नई अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो, जैसे IAS या IPS, तो इसका प्रस्ताव भी सिर्फ राज्यसभा ही 2/3 बहुमत से पारित करके शुरू कर सकती है। ये शक्ति भी लोकसभा के पास नहीं है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां राज्यसभा काफी कमजोर नजर आती है, और वो है धन विधेयक यानी मनी बिल्स का मामला। हाँ, पैसों के मामले में संविधान ने लोकसभा को अंतिम अधिकार दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। कोई भी धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। वहां से पास होने के बाद जब वो राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा उस पर सिर्फ 14 दिनों के अंदर अपनी राय दे सकती है। मतलब उसे खारिज नहीं कर सकती? नहीं, खारिज नहीं कर सकती। अगर 14 दिन में कोई जवाब नहीं आता तो बिल को दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। इस मामले में राज्यसभा की भूमिका सिर्फ सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो राज्यसभा की अंतिम भूमिका क्या है? ये सिर्फ एक दूसरा सदन है या इससे कुछ ज्यादा है? निष्कर्ष बहुत साफ है। राज्यसभा सिर्फ एक दूसरा सदन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सदन है जो कानूनों की दोबारा जांच पड़ताल करता है, उन पर गहराई से विचार करता है। इसका सबसे बड़ा काम लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में पास किए गए विधेयकों पर एक ब्रेक लगाना है। एक तरह का चेक और बैलेंस? बिल्कुल। यह सुनिश्चित करता है कि हर कानून पर ठंडे दिमाग से दोबारा विचार हो। इसकी 3 भूमिकाएं इसे खास बनाती हैं। पहला, संघीय संतुलन, ये राज्यों के हितों का रक्षक है। दूसरा, विशेषज्ञता। हाँ, मनोनीत सदस्यों के जरिए ये देश के बेहतरीन दिमागों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ता है। और तीसरा, निरंतरता, ये भारतीय लोकतंत्र को एक स्थिरता देता है जो लोकसभा के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। तो ये साफ है कि राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र में संतुलन, स्थिरता और गहराई लाने वाला एक बेहद जरूरी पहिया है। ये सिर्फ एक औपचारिक सदन नहीं, बल्कि एक विचारशील और समीक्षा करने वाली संस्था है जो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। राज्यसभा की जो स्थायी प्रकृति है, जिसमें हर 2 साल में केवल 1/3 सदस्य बदलते हैं, उसका भारत की विदेश नीति या आर्थिक सुधारों जैसी लंबी चलने वाली नीतियों पर क्या असर पड़ता है, खासकर जब हम इसकी तुलना लोकसभा से करते हैं, जहां एक ही चुनाव में सरकार और उसकी नीतियां पूरी तरह से बदल सकती हैं।